बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लेकिन अभी किसी को ये पता नहीं है कि इस जंगबंदी की मुद्दत कितनी है, क्योंकि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जंगबंदी है। तो ये एक टिक टिक चल रही है, ये टाइम बम लगा हुआ है, किसी वक्त भी फट सकता है, क्योंकि इसकी डेडलाइन कोई नहीं है। ये किसी वक्त भी एक धमाका और सूरत कहीं से कहीं चली जाएगी। और फौजी ताकत और उसका बढ़ता हुआ असर जो रीजन में नजर आ रहा है, जिस तरह अमेरिकन तैयारे कभी दुबई में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यानी यूएई में, कभी बहुत बड़े पैमाने पे वो सऊदी अरब में कर रहे हैं, उर्दन में कर रहे हैं, इसराइल में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं। ये जिस अंदाज में वो अपनी फौजी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे समंदरों में, आसपास के पानियों में उन्होंने अपने बहरी बेड़े पहुंचाए, सैकड़ों की तादाद में उनके फाइटर जेट्स यहाँ पे मौजूद है। इन सारी चीजों को आप प्लस माइनस करें तो एक छोटी सी चिंगारी आग भड़का सकती है। तो ये जंग के बादल बदस्तूर इस खित्ते के ऊपर मंडला रहे हैं। ये बात ईरानी सदर ने भी कही है, क्योंकि अभी कोई डेडलाइन है नहीं। नाज़रीन, अमेरिका में एक नया सर्वे सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की आप हमायत करते हैं या नहीं करते, ये इस सर्वे के अंदर सवाल किया गया। सर्वे का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। 55% बालिग अमरीकी शहरी वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की वो हमायत करते हैं, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के हक में कि डोनाल्ड ट्रंप को निकाला जाए उनके दफ्तर से। 55% अमरीकी हो चुके हैं। एक और जो अलार्मिंग बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो ये है कि रिपब्लिकन के वोटर इसमें लगभग 20% है। वो लोग जो हमेशा रिपब्लिकन को वोट करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, उनके भी 20% ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा हो जाए। फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी ये कहते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा होना चाहिए, हमसे गलती हुई, हमने गलत आदमी को चुन लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं किया जो वादे उन्होंने किए थे। वैसे इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तानियों ने इसलिए किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और जबर हुआ है इमरान खान के साथ, वो उस मामले पे एक पोजीशन लेंगे। उन्होंने वो पोजीशन नहीं ली तो पाकिस्तानी वोटर तो अगली दफा मुश्किल है। इंडिया को जहन्नुम का गड़ा कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बड़ा सख्त रद्देअमल इंडिया में से आ रहा है। और जो मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए, एक एक करके जहाजों की तादाद बढ़ाई है, इससे नहीं लगता कि इंडियन वोटर भी आइंदा डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए जो इमिग्रेंट्स के या बाहर से वो ममालिक से जो लोग हैं, खासतौर पर एशियन, उनके वोटों का तो उसने हमेशा के लिए किस्सा ही पाक कर दिया है। यानी अब चाइनीज है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने वाले नहीं है। हत्ता के जो मिडिल ईस्ट के रहने वाले लोग हैं, वो भी अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालें, जिस तरह के हालात उन्होंने देख लिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल ने जो हमले किए ईरान में, कितनी इमारतों को तबाह किया और किस नौइयत की इमारतों को तबाह किया। हजारों इमारतें तबाह की गई है ईरान में। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें सिर्फ 32% ऐसी हैं जो फौज से या दिफा से मुताल्लिक है और 68% ऐसी हैं जो फौज और दिफा से मुताल्लिक नहीं है, वो सिविलियन तर्ज की है। यानी 2/3 ऐसी इमारतें अमेरिका और इसराइल ने तबाह की ईरान के अंदर जो सिविलियन टारगेट्स थे। इनमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें यह है कि 25% सनती इमारतें तबाह की है, 21% रिहायशी, 19% तजारती और 2% दीगर अवामी शोबे से ताल्लुक रखने वाली इमारतें उन्होंने तबाह कर। अब इस तबाही के बाद अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मिलेगा? ये तो शहबाज शरीफ साहब जबरदस्ती कोई बना के कॉपी उसकी दे दें तो दे दें, वैसे मुश्किल है। ईरान में इतनी तबाही के बावजूद लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लोग अभी भी लड़ना चाहते हैं। 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली कि जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें लड़वा लें अब जंग। जबकि इसराइल से जो रिपोर्ट आ रही है, ये हेरड्स जो इसराइल का अखबार है, उसने बड़ी तफसीली एक रिपोर्ट लिखी है और ये रिपोर्ट उन्होंने ज़हनी सेहत की जो तंजीमें हैं वहां पे इसराइल में काम कर रही हैं, उनके आदाद शुमार पे मबनी रिपोर्ट है जो उन्होंने सर्वे किए हैं, जो उन्होंने जाकर वहां तजुर्बात किए हैं इसराइलियों के साथ। तो उन्होंने बताया कि लगभग 20% से ज्यादा इसराइली नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं इस वक्त तक इस जंग की वजह से, और नशा करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और अगर ये सिलसिला ठीक नहीं होता तो इन तंजीमों ने खबरदार किया है कि एक नफ्सियाती सुनामी आ सकता है इसराइल के अंदर। तो नाज़रीन, ये सारी खबरें जो मैंने आपको दी, ये तमाम खबरें थी इंटरनेशनल फ्रंट से। अब जरा पाकिस्तान में आ जाए। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया। ये कीमत में इजाफा जो है वो इस वजह से नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत में इजाफा हुआ, ये एक्चुअली टैक्स में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम लेवी में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस है, डीजल के ऊपर जो टैक्सेस है, उन टैक्सेस में इजाफा किया गया। ये इजाफा कोई ऐसा नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत, आलमी मंडी में तो कीमतें नीचे गई हैं, कीमतें नीचे गई हैं तो आपको खत्म कर देनी चाहिए थी। आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत उतनी महंगी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में महंगी थी। तो इमरान खान 145 रुपए का डीजल बेच रहा था, आज 400 के आसपास। तो वो उस वक्त लोग बहुत तनकीद करते थे, आज बात भी नहीं करते। तो मामला ये है कि ये टैक्सेस में इजाफा किया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी रुका हुआ है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। मईशत चलती है तो हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है,
जब लोग कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाते हैं, जब तजारत होती है, कारोबार होता है, तो फिर टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि हर चीज का जो कारोबार चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट खरीदा तो उसके ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट को भी देंगे ना, और अगर 1000 प्लॉट खरीदेंगे लोग तो 1000 प्लॉट्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अब रियल एस्टेट के कारोबार में आप मिसाल ले लें कि जहां पे रोजाना की बुनियाद पे 200 400 फाइल ट्रांसफर होती थी, वहां पे 1 या 2 होती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाकी तमाम शुबों में भी ऐसे ही नुकसान हो रहा है, किसान को भी नुकसान हो रहा है, मजदूर को भी नुकसान हो रहा है, ताजिर को नुकसान हो रहा है, दुकानदार को नुकसान हो रहा है, मिल ऑनर को नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां चलाने वालों को नुकसान हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में जब मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो हुकूमत अपना खसारा कैसे पूरा करेगी। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो यह है कि हुकूमत कोई ऐसा माशी मंसूबा लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत सारी खुल जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो जाए और हुकूमत के पास पैसे आना शुरू हो जाए। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकती, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रही पाकिस्तान में, मईशत पाकिस्तान की खुल नहीं पा रही। उसकी बड़ी वजूहात में एक तो वजह यह है कि हुकूमती मैंडेट वाली नहीं है, तो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा, अमन अमान का मसला है, निज़ाम इंसाफ नहीं है, अदलिया इंसाफ दे नहीं पाती। तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं और जो फस्तायत और जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है, इंसानी हकूक की पाबंदियां, ये चीजें पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी नहीं करने देती लोगों को, लोग पैसा निकालते नहीं है, दबा के बैठ जाते हैं। तो हुकूमत के पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि कोई अच्छी मनसूबाबंदी करे मईशत के लिए। हुकूमत के पास कोई अच्छा मनसूबा नहीं है, जो कुछ हुकूमत ने किया तो वो नाकाम रही, कोशिशें उन्होंने की लेकिन नाकाम रहे, और बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जाली है, इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं। दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास बचता है उनको फिर वही करना पड़ता है कि वो अपना खसारा काबू करने के लिए भारी भरकम कर्जे लेना शुरू कर दें, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दें आवाम के ऊपर, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें, जो जरूरत की चीजें जो इंसान ने इस्तेमाल करनी ही करनी है उन्हें इतना महंगा कर दें कि लोग जो है वो खरीदने पे मजबूर होंगे और लोगों की जेब से पैसा निकल के हुकूमत के पास जाएगा, और जो बाकी पैसा रह जाएगा वो हुकूमत कर्जे ले लेगी। तारीख के सबसे बड़े कर्जे अब लिए गए, वजह यह है कि खसारा ही कभी इतना नहीं था जितना अब है, लिहाजा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप चाहे गाली दें, चाहे प्यार करें, चाहे इन्हें गले लगाए, कुछ भी करें, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आईपीपीज को आपने पैसा देना ही देना है, ऐसे आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब या तो आप कर्जों के जरिए लेंगे, कर्जे आपको एक लिमिट तक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलते, तो कर्जे आप लेते जा रहे हैं। दूसरा, आप चीजों को महंगा करेंगे ताकि उनमें से अवाम का खून निचोड़े, जैसा कि पेट्रोल हो गया, खाने पीने की चीजें जो जरूरी है वो हो गई, बिजली हो गई, गैस हो, ये चीजें वो महंगी करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, हैरान कुन मनाजर थे जनाब, लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं बहुत बड़ी तादाद में। आपने देखा कश्मीरी बड़े दलेर लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियों के साथ इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब ये जो मनाजर हमने देखे हैं, सुहेल अफरीदी गए थे, बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गए थे, जुनैद अकबर साहब भी गए थे, और इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रेवल किया, लेकिन इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का 8.5 लाख रुपए का बिल है वो अदा किया, उसकी रसीद भी शायद की। वैसे ऐसी तौफीक किसी और जमात को नहीं होती। तो ये लोग वहां पे गए आजाद कश्मीर में, तो जो मनाजिर है वो देखकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद भी हैरान रहेगी कि लोग इस तरह निकले इमरान खान के लिए। ये वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने दे, इसके इम्कानात नहीं है। वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, बंद कमरों में बैठ के नवाज शरीफ को और जरदारी को फॉर्म 47 या इस किस्म का कोई फार्मूला बना के वो जितवाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, लेकिन वो अवाम के खिलाफ एक दूसरी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इसके लिए 1-2 ऑफिसर वहां ट्रांसफर भी किए गए, वो चले गए लाहौर में, इन्होंने बड़ा जुल्म जबर किया था, अब ये वहां चले गए। तो देखिए क्या करते हैं। पीटीआई आजाद कश्मीर की सबसे मकबूल जमात है, लेकिन पीटीआई के पास क्या कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी हिकमत अमली है कि वो इस मकबूलियत को इलेक्शन की फतह में बदल दे। लेकिन अगर बंद कमरे में बैठ के सरकारी अफसरान जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं वो नवाज शरीफ और जरदारी को हुकूमत बनाकर दे दें, तो ये मुमकिन है। इन्होंने पहले भी ऐसा किया है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आजाद कश्मीर में गई नहीं। अगर वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट का काम हो रहा होता, ग्राउंड पे बेशुमार नौजवान तैयार होते, तो वो एक फोर्स के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाते कि जनाब ठीक है हम इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मकबूलियत का तो फर्क साफ नजर आ गया कि बहुत ज्यादा मकबूल है। इधर पीपल्स पार्टी के कुछ पोस्टर शोस्टर भी वायरल हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए। अब उनके ऊपर आसिम मुनीर के साथ साथ ये लोग जो है ना हुकूमती जमाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी लगा देगा कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ये इलेक्शन जितवाएगा। अब ये जूते पॉलिश करके इलेक्शन जीता करेंगे। इस बड़े की तारीफ कर दी, उस बड़े की तारीफ कर दी, सर इतने हुकूमत बनवा दे, उतने बनवा दो, जाली फॉर्म 47 में जारी कर दिया। तो यही ऐसा लगता है सिलसिला चलेगा। शहबाज शरीफ ने एक फैसला किया है कि जो फाइनल होने जा रहा है पीएसएल का, उसमें शायकीन को आने की इजाजत दी जाए।
मैंने कुछ सोर्सेज से कुछ चीजें पूछी हैं, अगले वीलॉग में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है कि पीएसएल में जब फाइनल में शायकीन आएंगे तो उसके लिए तैयारियां क्या की जा रही हैं, वो तैयारियां मैं आपको बताऊंगा। फखरुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफी हैं और जबरदस्त आदमी। उन पे बहुत गुस्सा था एस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और उसके बाद उन पे मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मियां अली अशफाक साहब के कुलीग हैं आहद साहब, आहद खोकर, उन्होंने बड़ा अच्छा केस लड़ा अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने, और पूरी कोशिश की सरकार ने कि उनका 30 दिन का रिमांड लिया जा सके, लेकिन जुडिशल करवा लिया। और अब उम्मीद है कि पीर वाले दिन की जमानत हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर कोई और बेशर्मी ना की गई इस निजाम की जानिब से तो फखरुर रहमान साहब की पीर वाले दिन जमानत हो जाएगी। नादरीन, एक अनाउंसमेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, और ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी अनाउंसमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं और इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का। उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया जर्नलिज्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले भी इस तरह के ऐलानात सिर्फ हुए लेकिन अमली इकदामात नहीं हुए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमली इकदामात होंगे। सुहेल अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास हुआ और 8 फरवरी इंतखाबात में अवामी मैंडेट के एहतराम के हवाले से भी उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जो ब्यूरोक्रेट्स खड़े रहे और डट गए और उन्होंने नाइंसाफी नहीं की और हकीकी रिजल्ट्स जारी किए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में वो ब्यूरोक्रेट थे ना, उनको खुट्टे लाइन लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई ब्यूरोक्रेट भी डट गए, देखिए इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, वन साइडेड वोट पड़ा है, क्या कर रहे हैं आप। वो कह रहे जी कि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आला ने ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने दबाव के बावजूद अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया। बाद सरकारी अफसरान जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी को हिदायत कर दी गई है कि ऐसे अफराद की निशानदेही करके सख्त कार्रवाई की जाए जो अफसरान अवाम के साथ खड़े हुए, उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने शहीद अरशद शरीफ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया। ये मेरी इनसे बात हुई थी एक रोज कबल। सुहेल से डायरेक्ट मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरी चंद दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों ने मेरे से राब्ता किया था एक दिन कबल, और कुछ खबरें मैं उनसे पूछना चाहता था, कुछ चीजें वो डिस्कस करना चाहते थे। तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप शहीद अरशद शरीफ के नाम से कोई तालीमी इदारा या उसका कोई एक जो है वो पूरा एक जो सेक्शन होता है वो उनके नाम से आप मंसूब करें। माजी में इस तरह के अनाउंसमेंट हुए लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं किया जा सका। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि एक नया वज़ीर आला है तो हमारे शहीद को उसका मुकाम दिया जाएगा, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे एक अवामी हुकूमत है। तो इसमें उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने वादा किया और अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये अनाउंसमेंट की है, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। फिर उन्होंने कहा शफाफियत, मेरिट और करप्शन फ्री गवर्नेंस के हवाले से अहम इकदाम किए जाएंगे। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मैं रवायती अंदाज में काम करने नहीं आया, हकीकी तब्दीली लानी है ताकि अवाम को एहसास हो कि उनका वोट जाया नहीं हुआ। सियासी आजादी होगी खैबर पख्तूनख्वा में, और आईनी हुकूक के हवाले से आम इकदाम उन्होंने किए। सूबे में 3 MPO के तहत किसी सियासी कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो PTM का है, चाहे फजलुर रहमान का है, चाहे ANP का है, चाहे किसी भी जमात का है। 3 MPO के तहत किसी को भी सूबे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आजादी इज़हार राय हर शहरी का बुनियादी आईनी हक है। सियासी FIR के तहत किसी सियासी कारकुन को या सहाफी को किसी को हरासा नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूबे के मखसूस सियासी कल्चर को बरकरार रखा जाएगा। ये जनाब सुहेल अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है। तो हमारी तरफ से तो बहुत शुक्रिया जी। शहीद अरशद शरीफ की बरसी आ रही है 23 अक्टूबर को। इस हवाले से हमने यहाँ बरतानिया में एक प्रोग्राम किया, सुना कुछ और प्रोग्राम भी होने जा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे अगर आप आज खोलें और देखें तो हर तरफ शहीद अरशद शरीफ नजर आता है। क्योंकि देखिए, उसे कत्ल करने वाले ये जानते हैं कि एक दिन वो कानून के कटहरे में आ जाएंगे। वो जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी जाली इंक्वायरियां करवा लें, जितनी मर्जी फाइलें बंद करवा लें, एक दिन ये कुर्सी उनके साथ नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पाकिस्तानी मौजूद रहेंगे और पाकिस्तानी अपने इस शहीद का हिसाब लेंगे और इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंगबंदी हुई है ना, इसमें एक चीज हमें अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चाइना ने दोनों मुल्कों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ है, एग्जैक्ट फिगर मैं निकालूंगा किस टाइम। और अफगानिस्तान के ऊपर भी चाइना ने टिका के इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब दोनों मुल्कों पे चाइना ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो क्यों चाहेगा कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो इस रीजन का जायंट चाइना है। तो चाइना का प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ है, हमने अफगानिस्तान पे भी पैसा लगाया हुआ है। हम तो यहाँ से ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। ये एक दूसरे से अगर दुश्मनी पैदा करेंगे तो ट्रेड कैसे होगी।
यानी चाइना तो यहां से गुजर जाएगा, लेकिन माहौल वो नहीं होगा ना तजारत वाला, और दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चाइना को बड़ी तशवीश थी। अब चाइना राजी है कि इनके दरमियान एक सीज फायर हो गई है, और ये सीज फायर बरकरार रहे उतना ही अच्छा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं नाज़रीन, सब उसमें से अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। बहुत सारे ड्रामे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं। पहला ड्रामा आपने फजल रहमान साहब का देखा, फिर आपने देखा कि एमल वली खान ने बड़े सख्त अल्फाज बोले, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने माजरत कर ली। फिर ANP है, MQM है, पीपल्स पार्टी है, आजकल सारे अपना अपना प्रेशर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 1 महीने का टाइम दिया, यानी 20 नवंबर तक का, क्योंकि 29 नवंबर को 28 नवंबर को जाके अनाउंसमेंट और 29 नवंबर को ये कंटिन्यू करेंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल किया गया और उससे पूछा गया, जर्नलिस्ट ने पूछा जनाब गजा पे बमबारी हो रही है, देखो कहां बमबारी हो रही है, गजा पे बमबारी हो रही है, लास्ट नाइट भी हुई है, अभी हो रही है। तो जब ट्रंप को हकायक बताया तो ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अभी कोई जवाब था नहीं, उसने खुद लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन आप चीजों पर पर्दा तो नहीं रह सकता, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, अमीर अब्बास साहब, आप सब उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैंने उनके साथ काम किया काफी अरसा। वो बहुत बहादुर आदमी और बहुत उसूल पसंद आदमी। यानी अमीर अब्बास उन चंद लोगों में से एक है जो नताइज की परवाह किए बगैर मैदान में आता है। तो अमीर अब्बास साहब को एक मरतबा फिर, ये पहली दफा नहीं है, पहले कई दफा उनके साथ ये हुआ, एक मरतबा फिर अमीर अब्बास साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बहुत मजबूत है साहब का मालिक, ये भी इनसे नहीं टूटेगा। और मजे की बात यह है कि कई लोगों को जब नौकरियों से फारिग किया जाता है तो वो खामोश रहते हैं और अपने वक्त का इंतजार करते हैं। हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये अमीर अब्बास वो भी नहीं है, ये चुप करके नहीं बैठेगा, ना ये अपनी बारी का इंतजार करेगा। ये मुजाहमत में बिलीव करने वाला आदमी है, जितना मैं अमीर अब्बास को जानता हूँ। तो अमीर अब्बास को एक मरतबा फिर फारिग करके इन्होंने एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है। हमारे एक और साथी को इन्होंने निशाना बनाया है, और ये सिलसिला बड़े लंबे अरसे से जारी है। लेकिन एक दिन आएगा ये भुगतेंगे। नाज़रीन, जो 26वीं आईनी तरमीम का केस चल रहा है ना आईनी अदालत में, वो बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर रहा है। वो जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत सारे दोस्त, आप उनको सुन लिया करें, वो आपको सारा बताएंगे कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बता सकता हूँ। एक तो ये है कि वकला ये कह रहे हैं कि जनाब इसको ले जाएं उन जजों के पास जो इसके बेनिफिशियरी नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के। जो जज इस तरमीम के बाद आए हैं उन्हें बाहर निकालो, और उससे पहले वाले जो जज हैं वो ये केस सुन ले, या कम से कम जो जजेस ये समझते हैं कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं वो अपने आप को अलग कर ले और बाकी जजेस इसको सुन ले। लेकिन इस पे अभी अदालत आ नहीं रही, और बल्कि ये भी कह दिया जज ने कि ये मुतनाज़े नहीं है। भाई तनाज़ा होता है तो अदालत में आता है ना, भाई मुतनाज़े 26वीं आईनी तरमीम है, तनाज़ा ना होता तो अदालत में क्यों आती? अदालत में तो आता ही डिस्प्यूट है, तनाज़ा ही आता है। अकरम शेख साहब ने अदालत के अंदर जब यजीद की बैत से इनकार का जिक्र किया तो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह बर्दाश्त नहीं किया। वो झट से बोल पड़े कि आप मजहबी बात क्यों कर रहे हैं? भाई ये कोई मजहबी बात है? ये तो एक इस्तारा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में कोर्ट की जाती है यजीद की और हुसैन की। ये तो अदालतों में खड़े होकर इसको बाकायदा एक कोटेशन के तौर पर सामने रखा जाता है कि हुसैन का रास्ता और यजीद का रास्ता। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इससे डर गए। आपको पता है ना कि आप सब जानते हैं और जज साहब भी जानते हैं, जज साहब ये 26वीं आईनी तरमीम बनाई ही आप जैसे लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए है, ताकि कंट्रोल किया जा सके, अवामी रिएक्शंस को कंट्रोल किया